हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मिस्टर डाउट्स इंग्लिश क्लासेस। बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जिसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या अंतर होता है ये बताया था। लेटर्स और वर्ड के बारे में भी बताया था कि लेटर क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं और लेटर्स और वर्ड्स में क्या अंतर है। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस में भी अंतर समझाया था और उसके बाद मैंने आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है और ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हिंदी हो। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, हर भाषा में जितने भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, पर डे अपने लाइफ में जितने भी चीज़ें हम बोलते हैं, जितने भी चीज़ें हम स्पीक करते हैं, यानी बोलते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसलिए अच्छे ढंग से समझ में आ जाती हैं कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में जितने भी चीज़ें हैं वो सही ढंग से संगठित की गई हैं। उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर क्रम है। यानी कि अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो आपके सामने जो सेंटेंस दिख रहा है, एक फर्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कि आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अगर मैं इसमें जो आपको शब्द दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन से शब्द है? आई रीड अ बुक, ये 4 शब्द हो गए। ठीक उसी तरीके से इसमें भी 5 शब्द हैं। तो अगर मैं खाली इन शब्दों के सीक्वेंस को, यानी क्रम को इधर उधर कर दूँ, क्रम को बदल दूँ, तो वाक्य देखने में भी भद्दा लगेगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी और ग्रामेटिकली भी वो गलत होगा। इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी भाषा हो, उस भाषा में जब भी सेंटेंस का निर्माण होगा तो वो जो सेंटेंस होगा उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। वो सारे वर्ड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस मीन्स क्रम, वो सारे वर्ड जो होंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटेंस देखने में या सुनने में या पढ़ने में गलत होगा। ठीक है जी, जिससे सिंपली मैं अभी आपको इसी सेंटेंस को थोड़ा क्रम को चेंज करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो सेंटेंस है, वह बाजार जा रहा है। अगर मैं इसी के शब्द को चेंज कर दूँ, इस वाक्य के शब्दों को खाली इधर उधर कर दूँ, हेरा फेरी कर दूँ, और मैं अगर ऐसा कर दूँ कि है रहा वह बाजार। ठीक है जी, देखिए ये सारे शब्द या ये वाले शब्द ही हैं, बस इसके सीक्वेंस को यानी क्रम को मैंने बदल दिया है। तो क्या ये जो वाक्य बना है, ये जो है रहा वह बाजार, ये आपको सुनने में, पढ़ने में या देखने में सही लग रहा है क्या? नहीं। और इसके साथ ही इसका ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, इसका एक सही अर्थ निकल रहा है क्या? तब भी आप कहेंगे जी नहीं निकल रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी सेंटेंस तभी माना जाता है जब उस सेंटेंस का एक सही मतलब निकले। अगर सेंटेंस का सही मतलब नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। यानी कि हर भाषा में जो भी सेंटेंस होगा, किसी भी भाषा में जो भी सेंटेंस होगा, वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उस सेंटेंस की एक क्या होती है? बनावट होती है। ओके, क्या होती है? एक बनावट होती है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसलिए हेडिंग भी दे रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों की बनावट कैसे होती है। सबसे सिंपल मैं एग्जांपल इंग्लिश में लूँ, जो अधिकतर बोला जाता है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि उस सेंटेंस में जो हिंदी या इंग्लिश का जो वाक्य होगा, अगर मैं इस पर अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँगा। जैसे ठीक है, तो जो उस इंग्लिश सेंटेंस में 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी होती है, लेकिन मोस्टली सेंटेंसेस में 3 चीज़ें होती है, जिसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें हर बेसिक सेंटेंस में होती है। जैसे आप ऊपर के एग्जांपल में मैं ले लूँ तो ऊपर में जो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, ये आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। इनमें ये वाला ही जो है, ये जो आपको ही दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है। गोइंग जो है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो है आपका वर्ब है एंड मार्केट इज़ योर
ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ऊपर वाले सेंटेंसेस में आई जो है आपका सब्जेक्ट है, रीड जो है ये आपका वर्ब है, और बुक जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तब आपके दिमाग में 3 चीज़ें घुसनी चाहिए, 3 चीज़ें नहीं आ रही होंगी कि भाई ये सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, 3 नई चीज़ें आपको दिमाग में नहीं आ रही होंगी कि ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आखिर होता क्या है। बचपन से आप ट्रांसलेशन बनाते आ रहे हैं तो 3 चीज़ें हमेशा आपने सुना होगा, ये कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, आप ग्रामर में ट्रांसलेशन बनाएं या ग्रामर बनाएं, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएं, या आगे जब भी सेंटेंस आप आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, एडवांस लेवल में जाएंगे, तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इंग्लिश पढ़ने के लिए इन 3 चीज़ों का नॉलेज होना बिल्कुल परम आवश्यक है। अगर इन तीनों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इन तीनों के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बेसिकली एकदम फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ABCD समझाया था, उसके बाद मैं आपको इस सेकंड क्लास में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। और सब्जेक्ट होता क्या है? सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में कोई ना कोई अगर काम हो रहा हो तो जिसके द्वारा वो काम किया जाएगा, यानी जो उस काम का डूयर होगा, करता होगा, करने वाला होगा, या अगर कोई करने वाला उस सेंटेंस में नहीं है तो किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी। तो जिसके बारे में, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो या जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, उस सेंटेंस में उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है जी, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। अभी एक एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं, देखिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके, ही स्पीक्स इंग्लिश मतलब वो अंग्रेजी बोलता है। इसमें काम क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है बोलने का। इसमें काम क्या हो रहा है? बोलने का, स्पीक, बोलने का। लेकिन ये जो बोलने का काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? ये बोलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा। ही, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ये अंग्रेजी बोलने का काम ही के द्वारा हो रहा है, इसीलिए ये ही जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक उसी तरीके से दे, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, दे प्ले फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। ओके जी, वे फुटबॉल खेलते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है प्ले, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। लेकिन ये फुटबॉल खेलने का काम किया किसके द्वारा जा रहा है? दे के द्वारा, यानी कि वे के द्वारा। इसलिए इसमें दे जो होगा वो एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है हमारा, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसमें जो पत्र लिखने का काम है वो किसके द्वारा हो रहा है? आई के द्वारा। इसलिए आई जो है इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस बहुत से सिंपल, बहुत सी कॉमन सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस सेंटेंस, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? लव। इस सेंटेंस में काम क्या है? लव, प्यार करना एक काम है। ठीक है जी, लेकिन वो प्यार करने का काम हो किसके द्वारा रहा है? कर कौन रहा है? ये कर रहा है आई, यानी कि मैं। इसीलिए इस सेंटेंस में आई जो होगा, यानी कि मैं जो है, इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया वैसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा हो। अब चलिए हम आगे के सैंपल में देखते हैं। ये 2 सेंटेंस आप देखिए। इंडिया इज़ माई मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक उसी तरीके से आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस है इनमें कोई काम हो रहा है? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब काम नहीं हो रहा है तो 2 डिफिनेशन मैंने आपको सब्जेक्ट के बताया है कि जिसके अगर काम हो रहा हो तो जो काम करने वाला होगा
वो सब्जेक्ट होगा, और अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये जो आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल दिख रहा है, इंडिया इज़ माई कंट्री, यहाँ इंडिया इज़ माई मदरलैंड, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? भारत मेरी मातृभूमि है। किसके बारे में बात की जा रही है? इंडिया के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसमें जो इंडिया है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक उसी तरीके से यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? यू के बारे में बात की जा रही है, आपके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे यू जो होगा, यू आपका सब्जेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूँ यहाँ पे कि किसी भी सेंटेंस में, एक बार थोड़ा मैं मिटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है जी, किसी कह रहा है कि सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता भी कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो, जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो, जो उस सेंटेंस का मेन चीज़ है, उसके हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और आपके इंग्लिश सीखने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटना आपको आना ही चाहिए, क्या कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है जी, तो हमने सब्जेक्ट सीख लिया, अब हम चलिए सीखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो भी काम हो, उस काम का असर जिस पे पड़ता है, यानी कि सेंटेंस में कोई ना कोई, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये सेंटेंस, हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा या किसी ना किसी के बारे में बातचीत की जा रही होगी। तो सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा, उस काम का असर, उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, ठीक है जी, जो काम हो रहा है उस काम का प्रभाव जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ेगा, उसे हम उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहेंगे। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा, जो भी वर्क करेगा, जो भी काम करेगा, उस काम को कौन रिसीव करेगा? उस काम को जिसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, या जिस पे उस काम का असर पड़ेगा, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? किए गए काम का असर जिस पे पड़ता है सेंटेंस में, उसे उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, एग्जाम्पल है हमारे पास, आई टीच यू। इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है कौन? आई, मैं कर रहा हूँ। तो आई इसमें क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का। तो उस पढ़ाने का असर किस पे पड़ रहा है? मेरे पढ़ाई को रिसीव कौन कर रहा है, प्राप्त कौन कर रहा है? यू कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है जी? आप लोग कर रहे हैं। इसलिए यू जो है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम, दे प्ले फुटबॉल। दे, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसमें इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है? ही, वह कर रहा है। लेकिन जो इंग्लिश बोला जा रहा है, इसमें जो बोलने मेन काम क्या हो रहा है? बोलने का। तो बोलने का वह जो काम कर रहा है, या ही जो काम कर रहा है, वो बोलने का कर रहा है। वो बोलने का काम का असर किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश पे। इसलिए इसमें इंग्लिश जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दे, आई एम राइटिंग ए लेटर। एग्जाम्पल देखो तो आई एम राइटिंग ए लेटर। इसमें चिट्ठी लिखने का काम हो रहा है, पत्र लिखने का काम हो रहा है। इसमें जो पत्र लिखने का काम है वो कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो लेटर लिखा जा रहा है, राइट जो है, काम क्या हो रहा है? एक्शन। व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है राइटिंग का, काम हो रहा है राइटिंग का। लेकिन राइटिंग का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है? इस राइटिंग को रिसीव कौन कर रहा है? लेटर रिसीव कर रहा है। इसलिए जो लेटर है आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं आपको फिर वही एग्जांपल ले रहा हूँ। आई लव यू, मैंने आपको बता दिया कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं, सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? आई है, यानी कि मैं है, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ, प्यार करने वाला, कर किसको रहा हूँ? यू को, यानी कि आपको। ये काम किसको कर रहा हूँ? तो इस आई लव का जो असर है, लव जो काम किया जा रहा है, उस काम का असर किस पे पड़ रहा है? एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? यू कर रहा है, यानी कि तुम।
तो ये जो तुम है यानी कि यू जो है इस सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक उसी तरीके से यू आर माई स्टूडेंट, यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और स्टूडेंट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए अब हम सीखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। तो वर्ब क्या है, अभी मैंने सेंटेंस में आपको समझाया था। किसी भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा हो उस काम को, उस सेंटेंस का क्या कहेंगे हम, वर्ब कहेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, यानी कि या तो काम हो रहा हो या काम होने का बोध हो रहा हो। अगर फिजिकली काम नहीं भी हो रहा हो तो ऐसा लग रहा हो कि काम हो रहा हो, तो वो सेंटेंस में वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है, वो जो वर्ड है सेंटेंस का, उसे हम कहेंगे वर्ब। जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वह शब्द जिससे कोई एक्शन झलके, कोई काम झलके, कोई काम झलके, उसे हम उस सेंटेंस का वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ भी, जैसे मैं पढ़ाना एक काम है, लिखना काम है, सुनना काम है, खाना काम है, पकाना काम है, बोलना काम है, चलना काम है, टहलना काम है, हर चीज़ काम है। जैसे ईट, स्पीक, गो मतलब जाना, वॉक मतलब टहलना, राइट मतलब लिखना, फाइट मतलब लड़ाई करना, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, रीड पढ़ना, लाफ, यानी कि जितने भी चीज़ें आपके साथ दिन भर में होती रहती हैं कार्य के रूप में, उन सबको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। तो फिजिकली अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। अगर कोई काम नहीं हो रहा हो लेकिन काम होने का बोध जरूर हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई काम हो रहा हो, तब भी उसमें वर्ब होगा। उस केस में वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में ना आके इज, वहाँ पे वो जो वर्ब आपको दिखाई पड़ेगा वो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वर्ब जो होगा हमारे पास, हम जो वर्ब पढ़ रहे हैं वो मेनली वर्ब जो होगा आपके दो टाइप के वर्ब होंगे। ये जो आपका वर्ब है वो वर्ब दो टाइप का होंगे। पहला जो होगा वो आपका मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यानी कि जहाँ पे फिजिकली दिख रहा होगा कि कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक काम है, दिख रहा है कोई ना कोई काम हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो एक काम है, पढ़ना एक काम है। वो टहल रहा है, वो लिख रहा है, वो लड़ रहा है, वो पीट रहा है, वो खाना पका रही है, वो चल रही है, वो एग्ज़ाम दे रही है। ये सारे चीज़ें क्या हैं, फिजिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए उसे हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। उसके अलावा किसी भी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बनाने के लिए उस सेंटेंस में एक और वर्ब होता है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। यानी कि इज, आर, एम, हैज़, हैव, जो मैं आपको बताया था, इज, आर, एम, हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब ना होके क्या होते हैं, ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं देता हूँ, ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट समझा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट समझा चुका हूँ, और वर्ब के बारे में आते हैं। यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है बोलने का। काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है बोलने का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीक जो है आपका, ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलना क्योंकि ये काम है, तो यहाँ पे खेलना जो है यानी कि प्ले जो है खेलना, ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक उसी तरीके से नीचे अगर मैं आऊँ तो आई लव यू, इसमें काम क्या हो रहा है, लव। ठीक है, इसलिए लव जो होगा आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, राइटिंग। काम क्या हो रहा है, लिखने का। काम क्या हो रहा है, लिखने का। तो यहाँ पे जो लिखना होगा, ठीक है जी, यहाँ पे जो लिखना है ये आपका वर्ब है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब का मतलब जहाँ पे किसी न किसी काम के होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अगर काम नहीं हो रहा हो फिजिकली तो हाँ काम होने का जरूर बोध होगा, तब भी उसको हम वर्ब ही कहेंगे। यहाँ एग्जांपल में आप दूसरा एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आप समझिए। यहाँ देखिए इस एग्जांपल में आप देखें, नीचे वाला एग्जांपल है, इंडिया इज़ माई मदरलैंड एंड यू आर माई स्टूडेंट। यहाँ पे इंडिया इज़ माई मदरलैंड, इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या,
नहीं, यहाँ पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, ना खेलना कूदना लड़ना फिरना कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होने का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये जो इज वर्ड है ये आपका ये वर्ब के रूप में है, हालांकि मेन वर्ब नहीं है, इसे हम कहेंगे ए वी, यानी कि ऑक्सुलरी वर्ब, इसे हम कहेंगे ऑक्सुलरी वर्ब, जिसे हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से एग्जांपल में यू आर माय स्टूडेंट, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ काम होने का, स्टूडेंट होना भी एक काम है, ठीक है, होने का बोध हो रहा है ना, कोई रिलेशन बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर जो है आपका ये क्या है, ये भी वर्ब है। कौन सा वर्ब है जी, मेन वर्ब नहीं है, ये है ऑक्सुलरी वर्ब। क्या है, ऑक्सुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सुलरी वर्ब इसको कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब होता है। नाम से स्पष्ट है, जो हेल्प करे सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस को बेहतर बनाने में, सेंटेंस के अर्थ को समझाने का जो हेल्प करे उसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सुलरी वर्ब। ठीक है जी, तो इस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि कोई भी सेंटेंस जो होगा वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। सेंटेंस किसी भी क्या करेगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जी, ठीक है। और स्ट्रक्चर में बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा इंग्लिश का, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तीन चीज़ों का क्लियर होना, आपके दिमाग में इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है आगे इंग्लिश को बेहतर सीखने के लिए और तेज़ी से सीखने के लिए। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो बार बार आप अंग्रेजी आगे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास जो लिया है, इसमें यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। आगे क्लास जो मैं लूँगा उसमें मैं आपको ट्रांसलेशन शुरू करूँगा, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ शुरू करूँगा, यूज़ ऑफ इज़, आर, एम और वाज और वर, ठीक है। तो आप जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसे रिवाइज कर लें, कॉपी में लिख लें, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इज़, आर, एम और वाज वर का यूज़। तब तक आप अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।